नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज के इस सेशन का पर्पज़ है मेंस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करना। और मेंस टेस्ट सीरीज़ किसको देखते हुए? जो 21 का मेंस है उसको देखते हुए। क्या है मेंस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बातें? जैसे इसके पीछे यहाँ हम CMICS की बात करेंगे कि हमारी यहाँ फ़िलॉसफी क्या है, हम किस तरह से टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से चाहते हैं कि स्टूडेंट उसका किस प्रकार रेस्पॉन्स दे या किस तरह से प्रिपरेशन करे, ताकि जो हम चाह रहे हैं कि इन टेस्ट के माध्यम से बच्चे की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो, वो बहुत अच्छे से एक प्रिपरेशन के सही लेवल पर पहुँचे, अपना क्षमताओं, अपने नॉलेज का बेस्ट यूटिलाइज करे और बेस्ट रिजल्ट आए, वो किस तरह से संभव है, यहाँ हम वो देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि यहाँ हमारा पक्ष कि हम क्या सोचकर टेस्ट को बनाते हैं, किस तरह से हम चाहते हैं, क्या मतलब किस तरह से आपका प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं। और यहाँ मैं एस्पेक्ट बताऊँगा आपके बारे में, स्टूडेंट के बारे में, कि स्टूडेंट्स को इन टेस्ट सीरीज़ को कैसे लेना चाहिए। ये दो चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। क्यों ये इस तरह का सेशन हम लाए? क्योंकि कई तरह की बातें हैं। जैसे कुछ बच्चे इस तरह का बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल एक निश्चित होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए मतलब जैसे अगर सीधा सीधा बोलें तो वो थोड़े इजी होने चाहिए। जैसे MPPSC आयोग जो पूछता है उस तरह की रेंज में होने चाहिए। इससे हम 100% सहमत हैं कि बिल्कुल उस रेंज में होने चाहिए। और थोड़ा सा हम इसमें संशोधन ये करेंगे कि अगर इसका लेवल 20 है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में 21 होना चाहिए, बट आर्बिट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही, एकदम सही कि आर्बिट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस, अभ्यास इस तरह का हो जाए कि हम जब उस एग्जामिनेशन हॉल में जब हम थोड़ा सा इजी सवालों को भी करें तो वो उस तरह के सवालों को करें तो हमको इजी लगे। जैसे यहाँ थोड़ा सा टफ लेवल अगर हमने टेस्ट में अगर थोड़ा सा टफ लेवल पर अभ्यास कर लिया तो एग्ज़ाम में हम कंफर्टेबल रहें, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। तो बिल्कुल इससे एकदम सहमत हैं हम कि इस तरह का फिलॉसफी, इस तरह का उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि पेपर MPPSC जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह का ही हो, और यहाँ टेस्ट में थोड़ा सा लेवल अप रख सकते हैं ताकि वहाँ कंफर्टेबल रहें, एग्ज़ाम में कंफर्टेबल रहें उन प्रश्नों को करने में। दूसरा पर्पज़ क्या? ये तो पहला पर्पज़ हो गया, इससे हम सहमत हैं। दूसरा पर्पज़ क्या? दूसरा पर्पज़ ये कि जैसे एक प्रोसेस है कि हम रूम से पढ़ के आए, ठीक है, रूम से पढ़ के आए, मेमोराइज किए, चीज़ों को याद किया, ठीक है, और यहाँ आके हमने आंसर्स लिखे। तो ये सिंपल प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ रूम पे हमने पढ़ा, मगअप किया, याद किया और यहाँ आके सीधा सीधा लिख दिया। इस तरह का प्रोसेस नहीं होना चाहिए टेस्ट में। ये हम स्ट्रांगली फील करते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए कि सवाल ऐसे हों जैसे वहाँ पढ़ के आए कि अकबर की उपलब्धियाँ क्या है, या हिमालय की विशेषताएं बताइए, या जैसे मान लो कि गंगा नदी के किस किस या कहाँ से बहती है, या गंगा नदी के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। मेमोरी सिंपल ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ा है और यहाँ के एज इट इज़ लिख दिया है। तो फिर क्या होना चाहिए? तो इसमें थोड़ा सा सोचने का अभ्यास जरूर होना चाहिए। सोचने का अभ्यास एक इंक्लूड होना ही चाहिए कि थोड़ा सा तो सोचना पड़े। ये हमारा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है, ठीक है। तो क्योंकि बिल्कुल एक क्षमता ये ऐड ऑन होनी चाहिए कि हम आंसर बनाना सीखें, उत्तर बनाना सीखें।
वी कैन मेक एनी, अगर हमको एक और दो पॉइंट आते हैं, if we are able to recall one or two points, then we must have such skills, ऐसी क्षमता हमें होनी चाहिए कि उन एक दो पॉइंट से हम पूरा आंसर फ्रेम कर दें। बिल्कुल होना चाहिए, चाहे इसमें आप कोई टफ कहें इजी कहें, पर इस तरह की क्षमता का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो दो तीन बातें यहाँ समराइज भी करते जाते हैं हाफ पार्ट पे। क्या क्या समराइज करते जाते हैं? पहला है कि MPPSC जैसा पूछता है, आयोग जैसा पूछता है, प्रश्न वैसे ही होने चाहिए। एकदम सहमत है। थोड़ा सा टफ हो सकते हैं, थोड़ा कठिन बना सकते हैं, ताकि थोड़ा कठिन, ताकि वहां आसानी रहे प्रश्न करने में, वहां थोड़ा इजी लगे, है ना। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि सोचकर आंसर लिखना या उत्तर बनाने की क्षमता बिल्कुल विकसित होनी चाहिए, बिल्कुल विकसित होनी चाहिए, ये तो एकदम होनी चाहिए। ठीक है, इस पे हम सहमत कि उत्तर बनाने की क्षमता, सीधा रटा और वहां लिख दिया, ये टेस्ट का उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए। बहुत लकीली अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, या अपन कहेंगे कि पेपर बहुत इजी था। अगर इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, मतलब पूरा पेपर ही ऐसा आ जाए कि सिर्फ याद किया था रूम से और वहां जाके लिख रहे हैं, तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और मैंने तो कभी ऐसा पेपर, क्योंकि मैंने खूब विश्लेषण किया MPPSC पेपर्स का, तो उस तरह का तो मैंने देखा नहीं। हाँ, कुछ सवाल हो सकते हैं उस तरह के, पर पेपर नहीं हो सकता उस तरह। दूसरा, तो सोचकर उत्तर बनाने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हमने देखा, जैसे हमने एक सवाल दिया कि अकबर की स्थापत्य पर टिप्पणी कीजिए, आर्किटेक्चर ऑफ अकबर। अब यहां हम चाहते आराम से तो मुगल कर सकते थे कि मुगल की स्थापत्य पर टिप्पणी कीजिए। जैसे ही मुगल करते ये सवाल बहुत इजी हो जाता, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखने को बच्चों ने खूब पढ़ रखा है। तो ये सिंपल था कि रिकॉल करो और वो चीजें लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर तो आप समझे, यहां पर अगर मुगल कर देते हम तो ये बहुत इजी था, एकदम इजी। क्यों? पॉइंट मेमोराइज जो। और दूसरी बात, सवाल इजी कब होता है? जब हमको रिक्वायर्ड पॉइंट से ज्यादा पॉइंट याद हैं। जैसे गरीबी के कारण लिखिए, अब मान लो 5 मार्कर में आ गया तो एक चुनौती हो जाएगी, 3 मार्कर में आ गया तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि हम कौन से ऐसे 3 कारण लिखें। 5 मार्कर में आ गया तब भी कंटेंट बहुत ज्यादा है, पर 11 मार्कर में आया तो ये हमारे लिए इजी सवाल है कि गरीबी के कारण लिखिए। क्यों? क्योंकि हमको बहुत याद है उसमें, तो सवाल इजी वो होता है। जैसे ही मैं कर देता कि मुगल स्थापत्य के बारे में लिखिए तो ये इजी हो जाता, पर हमने जानबूझ के यहां पर किया कि आप अकबर की स्थापत्य के बारे में लिखिए। क्यों किया ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको पता था कि आपको 4-5 पॉइंट याद आते हैं, बस 4-5 इमारतें आपको याद हैं, 3-4 इमारतें आपको याद हैं। अब उन 4-5 पॉइंट से आप कैसे 2 पेज भरेंगे या 200 वर्ड्स बनाएंगे, ये अभ्यास हमको इस सवाल से कराना था। ये अभ्यास हमको इस सवाल से कराना था, क्योंकि देखो हम उस क्रम में नहीं, उस रेस में नहीं आना चाहते कि हम क्लेम करें कि हमारे यहाँ से है, पूरा पेपर यहाँ है। एक तो ऐसा कि पूरा पेपर यहाँ से आया है, वैसा क्लेम की बजाय हम चाहते हैं कि वो क्षमताएं पर्याप्त आप में विकसित हो जाएं जो किसी भी तरह के पेपर को हैंडल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जैसे जिस प्रकार 20 में पेपर 3rd आया,
ठीक है, वो एक दुर्घटना ही थी, पर ठीक है आया तो उसने रिजल्ट पे प्रभाव तो डाला। ठीक है, कई लोगों के रिजल्ट उससे रुके। तो हम सिर्फ ये क्लेम नहीं करना चाहते कि देखो हमारे यहाँ से इतना है, इतना है, इतना है, बिल्कुल नहीं। पर हम ये जरूर चाहते हैं कि जो किसी भी तरह के पेपर को हैंडल करने के लिए जो योग्यताएं होना चाहिए, क्या कि आंसर फ्रेमिंग आपको आना चाहिए, आप बहुत अच्छे उत्तर बनाने में सक्षम हैं। उत्तर बनाने का मतलब होता है कि आपके पास कंटेंट है, उस कंटेंट को इस प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट आपका लग रहा है। ये उत्तर बनाने का मतलब है। तीसरा कि हम चाहते हैं कि आप में विस्तार की क्षमता हो, कि आप 2-3 पॉइंट से या 3-4 पॉइंट से पूरा आंसर बना दो। इसके लिए भी हमको प्रश्न देने पड़ेंगे। तो अकबर का स्थापत्य इसी तरह का प्रश्न है, जिस पे हम ये क्षमता चाहते थे कि आप 3-4 पॉइंट याद होने के बावजूद आप उस पूरे उत्तर को लिखें। हो सकता है भैया आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसमें आपको इरिटेशन होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन हम अगर कंटिन्यूस ये अभ्यास आपको कराते रहे इस तरह के प्रश्नों से, तो आप में वो क्षमता जरूर आएगी। तो इसलिए इस तरह के हम 1 या 2 प्रश्न रखते हैं। ठीक है, अगला क्या, तो एक तो ये विस्तार की क्षमता आ गई कि हम में इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि हम विस्तार कर सकें, विस्तार कर सकें। एक अगर हमारे पास सर्टेन कंटेंट है, उससे हम पूरा आंसर फ्रेम कर सके, बना सकें, ये हमें बिल्कुल होना चाहिए। 4th, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम बार बार सुनते हैं उन टर्मिनोलॉजी को, लेकिन कभी उतनी गहराई से और वो उतनी गहराई से हम उसके बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं। दे आर वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, बट जब उनको फोकस में लाया जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है, हम उनके बारे में लिख नहीं पाते। ऐसे सवालों के आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है जो कॉमन है, बट उनका इस तरह का एस्पेक्ट पूछा है जो हमने सोचा नहीं है। जैसे मान लो 3 मार्कर में अगर हम देखें तो जैसे सवाल आया था कि जलकुंभी क्यों तैरती है। अभी हमको पता है कि जलकुंभी होती है और पानी में रहती, पर क्यों तैरती है उसके बारे में सोचा नहीं। तो इस तरह के सवाल जो सामान्य हैं, सामान्य है, कोई ऐसा नहीं रॉकेट साइंस है, बहुत सामान्य टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसको इस तरह से पूछना, इस तरह से पूछा गया है कि वो सोचना पड़ेगा लिखने के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसे सवालों के आने की संभावना खूब रहती है। जैसे हमने पिछली बार टेस्ट सीरीज में हमने पूछा था कि सामंतवाद और मनसबदारी व्यवस्था में अंतर कीजिए। सामंतवाद और मनसबदारी में अंतर कीजिए। मैं हिस्ट्री के इसलिए ले रहा हूं कि अभी हमारे 2 ही पेपर हुए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो उन्हीं के सवाल मेरे को ज़्यादा याद हैं या वही मैंने डिस्कस किए, तो मैं उनके एग्जाम्पल ले रहा हूं। बाकी के तो पेपर अभी बनने हैं, आने हैं, तो वो सवाल नहीं डिस्कस करें तो ठीक है। तो सामंतवाद और मनसबदारी में अंतर, ठीक है, बच्चों ने सोच के लिखा था, कोशिश की थी खूब बढ़िया तरीके से, और एक सही सवाल है क्योंकि सामंतवाद बहुत अच्छे से पढ़ा है, मनसबदारी बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर दोनों में तुलना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा फिर, है ना। मतलब वहाँ पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रेडीमेड नहीं है। ऐसा नहीं है सीधा कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर कीजिए, ये उस तरह का रेडीमेड आंसर नहीं है, आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। इस बार, ये पिछली बार टेस्ट सीरीज में था, इस बार फिर हम इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा और हमने बताया कि जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था में अंतर कीजिए। तो बच्चों को दिक्कत आई इसमें भी, जागीरदारी और जमींदारी 5 मार्कर में हमने पूछा, तो सोचना पड़ेगा। हालांकि हमने खूब पढ़ा है जागीरदारी जमींदारी, मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन वर्ड तो खूब सुने,
पर इनके अंतर में फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल इसी क्रम में, इसी वाले में सामान्य है, पर थोड़ा सा इस तरह से पूछा कि लिखने के लिए वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपदा प्रबंधन में होता है एक स्टेज, एक होता है रेस्पॉन्स और इसके बाद होता है रिकवरी। हालांकि है बिल्कुल अलग अलग, आपदा प्रबंधन में ये अलग अलग स्टेज हैं, तो हमने यही पूछा कि भाई रेस्पॉन्स और रिकवरी में अंतर कीजिए, कि जो आपदा प्रबंधन का चक्र है, बिल्कुल पूरा आपदा प्रबंधन का चक्र है, उसमें रेस्पॉन्स और रिकवरी में अंतर कीजिए कि क्या अंतर है दोनों में। बिल्कुल अंतर तो है क्योंकि अलग अलग स्टेज हैं। तो यहां भी आपको, तो ये तीनों सवाल लगभग एक जैसे हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में ऐसे टर्म्स हमने उठाए हैं कि भाई वाइट स्पेस क्या होता है। ठीक है, जैसे इसी तरह के कुछ सवाल है कि स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये अपने है सिलेबस में, तो स्पेक्ट्रम और एक जो बैंड होता है उसमें क्या अंतर है। बिल्कुल इस तरह के सवाल आ सकते हैं, आ भी नहीं सकते तो हमारे प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी खुद में इंपॉर्टेंट है। सामंतवाद खुद में इंपॉर्टेंट है, मनसबदार खुद में, जागीरदार जमींदार खुद में ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्स, रिकवरी, आपदा प्रबंधन, पूरा साइकिल इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अब इसमें क्या, वही कि वहां विद इन टाइम आप सोचना सीखो, ये हम चाहते हैं कि आप वहां विद इन टाइम, वो उसी सर्टेन टाइम में एग्जाम के दौरान जब इस तरह के प्रश्न आपके पास आएंगे तो आप वहां सोच के बनाना सीखेंगे, यार क्या क्या अंतर है, आता भी है नहीं भी आता है। क्यों आता तो है कि दोनों टर्मिनोलॉजी मेरे को आती है, लेकिन इस तरह से अंतर नहीं सोचा था, और चले एक दो सोच भी लूं तो पूरा 5 मार्कर, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है सवाल। और इस तरह का अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसे सवाल कैसे भी आ जाए आप उनको बना पाओगे। तो इन तरह के सवालों से एक अलग तरह की क्षमता विकसित होती है। इसको मैं बोल सकता हूं कि वहीं पर सोचकर अपने कंटेंट को अरेंज करना। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे तो ये सुनी नहीं मैंने टर्मिनोलॉजी, बट वहीं पर विद इन टाइम तय समय में, जो समय है तय समय में वहां पर उत्तर बनाना वहां पर इस तरह से इन टर्मिनोलॉजियों के इनके आंसर्स को बनाना। वहां अगर अब इसमें क्या होगा, समय खूब लगेगा। कई बार पेपर ऐसे आते हैं कि सर पेपर इजी था लेकिन लेंदी था। सर लेंदी क्यों हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा वर्ड लिखने हैं, लेंदी इसलिए हो जाता है कि सर रेडीमेड नहीं थे सवालों में सोचकर लिखना था, सवालों को वहाँ आंसर्स को बनाना था, सीधे रेडीमेड आंसर्स नहीं थे या सीधा सीधा नहीं लिखना था, तब फिर वो लेंदी पेपर हो जाता है। तो इस तरह का अभ्यास भी करना हमको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मोटा मोटा हम ये 3-4, बाकी तो देखो इजी हैं, जैसे 5 वाक्य वही जो फैक्चुअल हैं, जो हमको लगता है कि यार ये आएंगे वो फैक्चुअल है ना, वो फैक्चुअल चीजें हम पूछते हैं, उसमें बच्चे लिखते भी हैं बढ़िया। और एक 6th ये क्लेम कर सकते हैं हम कि जो आपका कंटेंट है, जो आपने पढ़ा है, जैसे हम पेपर बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि बच्चे को कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े, जहां पर एमपीपीएससी अलग से पूछती नहीं है। जैसे हिस्ट्री के 3 या 4, कभी कभी 5 भी 3 मार्कर, ये कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो बनते नहीं है किसी से, मतलब ये एकदम नए ही आते हैं, कितना ही पढ़ लो फिर भी नए आते हैं। तो यहाँ हम वही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि 3 या 4 नए आए, तो बच्चों को नया पता भी चले और नए प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है वो भी सीख। अब क्या हम यहाँ ये क्लेम कर रहे हैं 3, 4, 5 जो हम नए 3 मार्कर दे रहे हैं, तो क्या हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी ये आएंगे? नहीं, बिल्कुल हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि अभी ये आएंगे जो हमने खोजे हैं। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए
तो फिर आप पेपर को कैसे मेंटेन करोगे। जैसे 2018 में हिस्ट्री वाले पार्ट में इस तरह के थे कि वो प्रश्न हमसे ज़्यादातर सामान्य बच्चों से नहीं बन रहे थे, 4 से 5 प्रश्न थे। कुछ बच्चों ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, उनको लगा कि भाई ये 4-5 तो मेरे से नहीं बन रहे हैं, पर जो इनका टाइम है वो मैं क्यों ना बचे 10 प्रश्नों में इतने अच्छे से यूटिलाइज करूं कि वहां मैं 30 के वो हैं तो 30 में से लगभग 27, 28 या 25 प्लस स्कोर करूं। तो बच्चों ने वो स्ट्रेटजी अपनाई और सच में बहुत अच्छे नंबर आए। तो ये भी तो एक हैंडलिंग भी तो एक अभ्यास होता है कि हमको टेस्ट पेपर को किस तरह से हैंडल करना है, ये भी एक अभ्यास है। हम ये क्लेम बिल्कुल नहीं करते कि यहाँ से आएगा, हम सिर्फ ये क्लेम करते हैं कि आप में उस तरह की क्षमता हम डेवलप कर दें, क्योंकि आएगा और आने का हम वो खोजें तो वो नोट्सों में सब है। हम बिल्कुल अभी क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारे नोट्सों में वहीं से आएगा, क्योंकि सामान्यतः आएगा कहाँ से, और क्योंकि हमने सभी कवर किया जो ठीक ठाक है। तो अगर जो नहीं आया भाई 80, 75, 80, 85% जो नॉर्मल पेपर होता है 80 to 85% नोट्सों से आ जाता है, ठीक है। जो थोड़ा टफ होता है तो 65, 70, 75% इतना फंसता है, तो सबसे ही फंसता है, उसमें क्या है। तो वो रेस नहीं है, रेस है कि आप में किस तरह की क्षमता हमको डेवलप करनी है, जिससे आप अपनी जो समय में जो तैयारी हुई है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, उसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ। ये हमारा यहाँ पर प्रयास है, ठीक है। तो हम ये जरूर चाहते हैं हर पेपर में, इस हर सवाल में ये हम चाहते हैं कि सवाल को चाहे कैसे भी घुमाएं, लेकिन वो होना चाहिए आपके नोट्सों से ही। भाई जो भी आपके जनरल नोट्स हैं, चाहे किताबें हैं, चाहे नोट्स हैं, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ हमारे यहाँ से पढ़ो, है ना, या हमारे नोट्स पढ़ो, कहीं से भी आपने पढ़ा है, हम ये चाहते हैं कि यार ये सामान्य बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह का सवाल, जैसे अकबर की स्थापत्य, तो ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 पॉइंट भी आपके नोट्स में ना हो, बिल्कुल होगा। जमींदार जागीरदार, ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 पॉइंट ही ना पता हो, पता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उस ओर देखा नहीं, ठीक है। तो ये हम जरूर लेकर चलते हैं कि आपके नोट्स या आपने जो पढ़ा है वहीं से पेपर होना चाहिए, तब जाके ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इस तरह का पेपर बनाऊं कि कोई एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी हो आपने, इन नोट्सों को, सामान्य नोट्सों को छोड़कर, तो वहां से लिख पाओगे, नहीं, ऐसा हम प्रयास नहीं करते। आयोग कर दे वो तो ठीक है भाई, वो कर दे बहुत बढ़िया, है ना, कि वो किसी ऐसे खोपचे से पूछे जो सामान्य बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, तब तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हाँ, जो सवाल है जैसे कुछ 3 मार्कर ऐसे आते हैं जो सामान्यतः नहीं होते, वो हम भी मेंटेन रखते हैं, है ना। तो उसी रूपरेखा में हम चीजें मेंटेन करते हैं। एक हम 29 के लिए थोड़ा सा स्पेशल कर रहे हैं, वो ये इसके 21 के लिए, है ना, 21 मीन्स 21 के लिए थोड़ा ये स्पेशल कर रहे हैं, चूंकि इसमें टाइम कम बचा है ना, समय कम बचा है, तो बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर 2 तरह की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। देखो, एक सीनियर बच्चों के लिए और एक फ्रेशर्स के लिए। जैसे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे आप, मतलब मैं तो क्या ही इसको क्लेम करूं, लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, उनका रिटेंशन खूब है, ठीक है। वो रेगुलर, चाहे जैसा भी पेपर है, जिस तरह का भी है, पर वो रेगुलर यहीं पर लिखते हैं। तो वो रिटेंशन का भी हमको ध्यान देना है, या उन बच्चों को भी हमको ठीक ठाक एंटरटेन करना है जैसे हम करते आए, है ना। उनको वो चीज़ें पसंद है कि भाई सामान्य चीज़ें उन्होंने पढ़ ली हैं, अब उनका थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हो,
उनका ऐसा नहीं है। वो बच्चे जैसे पेपर में खुश नहीं होंगे कि वहाँ नोट्स में एज इट इज़ पढ़ा था, नोट्स में एज इट इज़ छाप दिया, यहाँ भी एज इट इज़ ही सवाल पूछा है, मुझे बस वहाँ पढ़ के यहाँ छापना है, इस तरह का नहीं। वो बच्चों फिर उनको ऐसा लगता है कि सर जैसे टेस्ट देने आए हैं तो कुछ मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए, सिर्फ ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए कि मैंने वहाँ पढ़ा था और यहाँ मुझे याद आ गया और मैं लिख दिया। ये एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा बनाने का एक्सरसाइज होना चाहिए, आंसर्स बनाने का एक्सरसाइज होना चाहिए। तो उसको हमने मेंटेन किया है सीनियर्स में, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में हमने उनको मेंटेन किया है। एक है चूंकि 45 डेज है तो हम नहीं चाहते कि बच्चे ज़्यादा थोड़ा से स्ट्रेस्ड में रहे और उस तरह का उनकी एक स्मूथ तैयारी चलती रहे और नए बच्चे कंफर्टेबल फील करें, ठीक। उनके लिए हम फ्रेशर्स लाए। यहाँ हम पहले थोड़ा सा लोअर से स्टार्ट करेंगे और फिर चीज़ें बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये एक नए बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया है फ्रेशर्स करके। टेस्ट सीरीज का नाम ही ब्रैकेट में उसमें फ्रेशर्स लिखा रहता है और सीनियर बच्चों की तो जो नॉर्मल है वो है, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता है। हाँ, आपको ये ज़रूर बोलना पड़ेगा कि भाई मैं फ्रेशर्स वाली, अगर आप बहुत इजी अभ्यास करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर्स के लिए मतलब एक इजी से टफ की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ये हमने 21 के लिए किया है। बाकी तो हमने किसी के लिए कोई टेस्ट सीरीज में नहीं किया, पर 21 के लिए हमने किया है क्योंकि टाइम कम है। तो ये आप वहाँ पर पूछ सकते हो। पेपर 3 की कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट क्लास, ठीक है, प्लस नोट्स हैं एकदम अप टू डेट और बहुत अच्छे नोट्स हैं। दूसरा, जैसे जो कल पढ़ाया था उसका आज है ना, एक दिन बाद आंसर राइटिंग टेस्ट है लाइव के माध्यम से। लाइव में तय समय में प्रश्न लिखने देते हैं। तो क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, अच्छे नोट्स मिलेंगे, प्लस आपने क्या सीखा उसका मूल्यांकन के लिए टेस्ट मिलेगा। ये तीनों चीजें, ठीक है। ये सब चीजें हम किस आधार पर बोल रहे हैं? देखो, जैसे ये ज्योग्राफी का, जैसे हम लोग पेपर बनाते हैं तो बिल्कुल पूरे प्रश्न जो आए हुए हैं वो साइड में भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने सोचा और वो छाप दिया, नहीं। जैसे ये 20 का है, BW चिन्ह 20 के ये सवाल हैं। अब एक ही पेपर हुआ है इस सिलेबस पर तो 20 को ये मानक मानेंगे। BW चिन्ह किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो इट इज़ नॉट नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है CG, BW, SH, BW, SH और इस तरह का तो ये हमने पढ़ा है, लेकिन BW को ही फोकस वो ध्यान से नहीं देखा है अपन। AM में भी अपन मानते मॉनसून का है और ये सब, तो ये इजी नहीं है। मैं सिर्फ क्लेम इतना कर रहा हूं कि सामान्यतः हम इस चीज को उतना गौर से नहीं देखते हैं। तो ये आयोग का सवाल है, ये हमारा सवाल नहीं है, ठीक है। तो आयोग ने भी उस चीज को मेंटेन, मतलब आयोग ने भी वो नेचर रखा है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम, ठीक है, इजी होगा, हम मानते हैं, लेकिन आविष्कार का वर्ष ये बहुत टफ है भाई, ठीक है। अब ये है तो मेमोरी बेस्ड, ये फैक्ट देखा हुआ होना चाहिए, पर ये इजी नहीं है। कोई बच्चा ये बोले कि ये इजी है। सैन जुआन नदी, तो देखो इस तरह की जो नदी पूछी है वो या तो ऐसी पूछ सकते हैं कि भाई जो चर्चा में हो, जैसे मान लो अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। मान लो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो कोई नदी चर्चा में आई हो, या कहीं पर भी कोई पॉल्यूशन, कोई दुर्घटना, किसी भी चीज़ में वो नदी चर्चा में आया, तो हमने ये देखा कि ये नदी कोई चर्चा में नहीं थी। तो उन्होंने एक ऐसा जो खोपचे में है नाम, जो ठीक ठाक बच्चों को नहीं पता रहता है, वो नदी पूछी। तो ये तीनों जो हम सिर्फ यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी वही पेपर हमारा हुआ है तो उसी को हम यहाँ ओपन कर सकते हैं, बाकी इंडियन और ये सब तो होना है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये तीनों सवाल ठीक ठाक टफ हैं, इजी नहीं है।
और ये तीनों में उस तरह का चीजें फॉलो हुई हैं। अब कैसे भाई, अब हम कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे टेस्टों में क्या इस तरह की चीजें हैं, वो अपन देखेंगे। तो जैसे अगर अपन देखें तो क्या टेस्टों में इस तरह की चीजें हैं, तो देखो जैसे 3 मार्कर जो अभी ये टेस्ट हुआ है उसमें हम देखें, आज ही ये टेस्ट हुआ था, आज ही हुआ था। जैसे सुपर कॉन्टिनेंट क्या है, तो ये मैं मानता हूं कि ये वर्ड हो सकता है आपने ध्यान से ना सुना हो, ठीक है, वर्ड पे ध्यान नहीं गया हो, या यहाँ जिस सिचुएशन में आप बैठ के लिख रहे हो तो ये कुछ आपको आइडिया ना लगा हो, लेकिन वैसे इजी सवाल है। पेंजिया या ऐसे कॉन्टिनेंट, ऐसे बड़े भूभाग जो 2 या 2 से महाद्वीपों से जुड़कर मिले हैं। अब पेंजिया तो सुपर कॉन्टिनेंट था ही, सिंपल तो पेंजिया ही है कि सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, उसी से पूरे कॉन्टिनेंट बने हैं। तो अगर यहां मैं पेंजिया लिख देता तो ये सवाल बहुत इजी हो जाता, मैंने सुपर कॉन्टिनेंट लिख दिया बस, ठीक है। तो सवाल तो इजी है, आपने इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान नहीं दिया, ये अलग बात है। तो मैंने कोई खोपचे में से चीजें नहीं पूछी, ठीक है, ये इजी था। सैन एंड्रियोस फॉल्ट, एंड्रियोस फॉल्ट है वैसे, ठीक है। अब ये आप उस नदी सैन जियोन नदी, ठीक है, मान लो वो नदी है, ये फॉल्ट है। अब इसका महत्व क्या है, ये भी अब बच्चों को टफ लगा, जबकि 3 तरह के फॉल्ट होते हैं, सामान्य नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और एक होता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसका एकमात्र उदाहरण ये है और बहुत चर्चा में, बहुत मतलब आज से 10-12 साल पहले यूपीएससी इसको रेगुलर पूछता था, 10-12 साल पहले। तो अब तो इतना चर्चा में है, पर अपने को क्या लगता है कि जो अपन ने नहीं पढ़ा है वो टफ है सब, जबकि 3 तरह के फॉल्ट हैं। और तीसरा जो रूपांतरण भ्रंश है उसका एकमात्र और बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये, और खूब बच्चों ने लिखा है, आप कॉपी आके देख लो। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर ये टफ है, ठीक है, तो फिर उस तरह से इसको टफ नहीं माना जा सकता। लॉरेंशिया जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु खूब पूछता है, सवाना खूब पूछता है, ठीक है। तो ये एक बढ़कर है, उसी तरह की जलवायु है लेकिन एक अन्य नाम है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में है चीजें। और मान लो जैसे ये 3 बच्चों ने टफ माने, बाकी तो इजी है, दंडकारण्य, पठार, ITCZ, मृदा को परिभाषित कीजिए, नर्मदा घाटी में औसत वर्षा। अब ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट किया है बस, पर ऐसा कि नर्मदा घाटी के आप परिचित नहीं है, ठीक है, नर्मदा घाटी की औसत वर्षा के बारे में क्या आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा इस चीज को टिल्ट किया है। अब आप बोलो कि नर्मदा घाटी केवल मैं लिखता तो फिर ये सवाल बहुत इजी था। तो थोड़ा सा जो हम बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा स्टेप आ गए, सब नहीं एक पूरी स्टेप आ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, पर थोड़ा सा आगे जिसमें आप, ये सिगार चोटी बहुत इजी है। मध्य प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, अब फसल विविधीकरण तो भाई कैसे डाइवर्सिफाई करने पर बल दे रहे हैं, ये सोच के लोगों ने खूब बढ़िया लिखा है। अब ये भी थोड़ा सा हमने एक थोड़ा सा टफ किया है इसको, ताकि आप फसल विविधीकरण पे, और खूब बजट में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें एज इट इज लिखा है कि क्या क्या योजनाएं चलाएं, और वहीं से उठाया है, आर्थिक सर्वेक्षण से ही। तो ऐसा नहीं है कि बहुत साइड से चीजें, जल शासन क्या है, वाटर गवर्नेंस जो तो आपका 4th यूनिट है, ठीक है। अब जल को उपलब्ध कराना, जल सेवाएं, ये हर घर नल, ये सब वाटर गवर्नेंस के पार्ट हैं और खूब टर्मिनोलॉजी चर्चा में है। तो हाँ, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, सोच के लिखना पड़ेगा। आप शासन जानते हैं, जल जानते हैं, अब अगर आप में सोचने की क्षमता है तो आप बना दोगे आंसर, नहीं पढ़ा होगा तब भी, ठीक है। जल संचयन की 3 तकनीकें बहुत इजी हैं,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे बावड़ी, कुएं, तालाब, चेक डैम हो, वट एवर इट इज, आप आराम से लिख सकते हो। अब आपदा प्रबंधन में आकस्मिक योजना क्या है? बिल्कुल आपदा प्रबंधन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्लियर लिखा है कि भाई इस तरह की घटनाएं होती हैं जो सामान्य जीवन को बहुत गंभीर क्षति पहुंचाती है यदि उन्हें तुरंत नहीं रोका गया हो, तो उसके लिए एक आकस्मिक योजना बनाई जाती है ताकि इस तरह की घटना को तुरंत उसके प्रभाव को कम किया जा सके और जान माल की हानि को मिनिमम किया जा सके। ड्रिल होती हैं, जैसे इंदौर में जो घटना हुई कि भाई तुरंत एसडीआरएफ को कॉल किया गया, एनडीआरएफ फिर कुछ समय में आई, जब तक एसडीआरएफ ने उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया। तो इस तरह की चीजें तो बहुत, पर ये भी मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आगे सोचना था, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं था ये मैं मानता हूं। लेकिन लाइन ऑफ साइट, अब ये आपका जीपीएस और वो सब आ गया है, तो लाइन ऑफ साइट केवल जीपीएस और उसमें सब में नहीं, बहुतों में है कि जब जो सैटेलाइट है और जो ऑब्जेक्ट है उसमें एकदम सीधी एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, एकदम आमने सामने हो। जैसे हम टीवी में रिमोट चलाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तिरछा या साइड से जाएंगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज इंफ्रारेड है, ठीक है, सीधा करेंगे बिल्कुल चलेगा। तो लाइन ऑफ साइट जैसे अपने फास्टैग और इन सब में कि वो इस तरह से लगा रहता है कि वो उसको रीडर को पढ़ सके, कोड को पढ़ सके। तो बहुत सामान्य चीज़ है, ऐसा नहीं कि केवल हमने ये जीपीएस और जीआईएस के अंदर गहराई से जाके पूछा है, उससे संबंधित तो है लेकिन वैसे भी कॉमन है। नाविक की कौन सी प्रकार की 2 सेवाएं? अब हर 2 तरह की देता है, सिविलियन और मिलिट्री। ये बहुत ट्रांसफर ऑर्बिट, अब उपग्रह के प्रकार खूब हैं, कक्षाएं जीपीएस जीआईएस में है ही। अब ट्रांसफर, अब मैं यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, तो ये आपके नोट्स में तो आपको इजी लगता है ना, और ये भी चर्चा में है भाई, वो भी नोट्स में, पर अच्छे नोट्स में ये भी है क्योंकि जैसे जो मंगलयान गया वो इसी को यूज किया उसने। इसमें क्या होता है कि हम एक बहुत पास वाली, जैसे ये अर्थ है, एक पास वाली कक्षा में उसको रॉकेट को या सैटेलाइट को ले जाते हैं। अब इस पास वाली कक्षा में सैटेलाइट को ले जाना इजी है, ठीक है, यहां तक हमने बस रॉकेट का यूज किया है या सैटेलाइट यान का यूज किया है। अब इसके बाद फिर इसको इनहेंस करते जाते हैं, इस तरह से फिर इस तरह से इनहेंस करते जाते हैं, जो सैटेलाइट में जो मोटर लगी है उसी के थ्रू बहुत कम एनर्जी में हम जो डिजायर्ड ऑर्बिट है उसमें पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ऑर्बिट जिनका उपयोग ही एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए किया जाता हो, ट्रांसफर ऑर्बिट है, और ट्रांसफर ऑर्बिट सैटेलाइट्स भी है, ठीक है। अब जैसे अब आप बोलोगे ये कि ये टफ है, तो क्विक बर्ड या बर्ड क्विक कुछ इस तरह का प्रश्न आया था, वो भी तो ठीक ठाक ही है फिर, ठीक है, वो भी ठीक ठाक प्रश्न है। तो उस लेवल को हम मेंटेन रखते हैं, हमारा कहने का मकसद ये है। जैसे विश्व की लवणीय झीलों के निर्माण के कारण लिखिए। अब आप देखिए वहां पर लवणता जैसे प्रश्न हैं, अगर हम देखें ये रहा क्या कि जैसे देखो ये आया लेटराइट मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया, अगर इस वास्तव में इस प्रक्रिया लीचिंग विचिंग आप लिखने लगो तो ठीक ठाक अच्छा आंसर है। सवाना जलवायु की मुख्य विशेषताएं बताइए, तो वहाँ लॉरेंशिया अपन ने पूछा। तीन प्रधान विशेषताएं बताइए, तो वो अपन ने पूछा, ठीक है। पवनों के मुख्य प्रकार बताइए, उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। तो पवनों की उत्पत्ति इजी नहीं है, आपको जरूर लग सकती है। मुख्य प्रकार बताइए, तो प्रकार 2-3 तरीके से हो सकते हैं, आप व्यापारिक है ना और पछुआ और ये भी सब भी लिख सकते हो, पर 3 अलग भी होती हैं, जो होती है भाई ग्लोबल, जो पूरे विश्व पर चलती है, यानी प्रारंभिक प्राथमिक पवनें जो पूरे पृथ्वी पर चलती है। फिर द्वितीयक पवनें आती हैं जो उनमें अवरोध से पैदा होती है, जैसे मानसून। और तृतीय होती है जो स्थानीय हैं, जैसे लू और ये सब,
छोटी ये काल बैसाखी और जो वो होता है ना वो मैंगो शावर और ये सब, ठीक है। तो ये भी मैं ये कहना चाहता हूँ ये भी इजी नहीं है। ये अलग बात है कि अपन ने इनको बाद में देखा है तो अपने को इजी लगता है, ठीक है। तो उसी चीज को मेंटेन करते हुए अब जैसे ये जरूर है विश्व की लवणीय झीलों के निर्माण के कारण अब इसमें कौन सा टफ है, लैंडलॉक्ड होती हैं, तापमान, नदियों को जैसे अरल सागर क्यों सूखता जा रहा है, क्योंकि जो नदियां पानी ला रही थी उनको चौक कर दिया है, तो फ्रेश पानी आ ही नहीं रहा, तो लवणता बढ़ती जा रही है, ठीक है। कई है जो सागरों के जो तटीय झीलें हैं अपनी चिल्का विल्का और ये सब, तो वो सागरीय जल के कारण है। तो सिर्फ लवणता के कारण वो अतिवाष्पन है। विश्व के प्रमुख चक्रवाती क्षेत्रों का, अब जैसे दक्षिण चीन सागर है, अपना भारत का बंगाल की खाड़ी अरब सागर है, उधर कैस्पियन सागर, वो उधर वो कैरिबियन सागर और वो सब है जहाँ हरिकेन और टाइफून वो टॉर्नेडो आते हैं। चीन में टाइफून वगैरह आते हैं, अपने यहाँ चक्रवात आते हैं। फिर उसी में ये भी लिख दिया कि भाई सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही क्यों ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह का बहुत अच्छा आंसर यहाँ बन सकता है। तो क्षेत्र लिखने थे, फिर शीतोष्ण चक्रवात का कि भाई 45 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर ये बनते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर इस पे हो सकता था, लेकिन ये कि थोड़ा सा साक्षरता और लिंगानुपात में संबंध, दोनों शब्द सिलेबस में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों शब्द कोई ऐसे उठाए, सिलेबस में दोनों शब्द लिखे हैं। क्या अब इसमें देखो, लेकिन आपको लिंक करना था। अब बहुत सिंपल आप आंसर में देखना, हमारे मतलब सोचना पड़ेगा आपको कैसे। जैसे यहाँ पे क्या था, एक तो ये था कि अगर साक्षरता, इसको अपन लिखते हैं लिटरेसी, और सेक्स रेशियो, ठीक है। देखो दो केस हो सकते हैं, साक्षरता बढ़ी है पर सेक्स रेशियो घटा है। जैसे ये हरियाणा कि लोग पढ़े लिखे हुए हैं, जागरूक हुए हैं, तो उन्होंने भ्रूण हत्या या लिंग पहचान में तकनीकों का उपयोग बढ़ाया है, क्योंकि समृद्ध हो गए हैं, तो उससे लिंग अनुपात और घट गया है, ठीक है। हरियाणा एग्जाम्पल है। सामान्य क्या होता है कि लिटरेसी बढ़ती है तो सेक्स रेशियो भी बढ़ता है, सामान्य ये। जैसे कहीं भी, केरल मान लो, केरल, ठीक है। अगला क्या है कि लिटरेसी लो है तो सेक्स रेशियो भी लो होता है, ये नॉर्मल है। कैसे कि दकिया ट्रेडिशनल समाज है, ठीक है, कट्टर समाज है, इस तरह का, तो दोबारा लिखना पड़ेगा। और सेक्स रेशियो तो नॉर्मल क्या था, मैं दोबारा समझा दूं, नॉर्मल था अगर लिटरेसी बढ़ती है तो सेक्स रेशियो भी बढ़ता है, जैसे केरल। अब नॉर्मल क्या है, लिटरेसी बढ़ रही है तो सेक्स रेशियो घट रहा है, जैसे हरियाणा। क्यों? क्योंकि तकनीक समृद्धि का उपयोग लिंग की पहचान और भ्रूण हत्या में किया है। नॉर्मल क्या होता है, लिटरेसी लो है, सेक्स रेशियो भी लो रहता है, जैसे कहीं भी जो पिछड़ा समाज है ना, जो अनपढ़ समाज है, थोड़ा बैकवर्ड समाज है, उसमें किसी भी, जैसे कोई भी अविकसित, आप कुछ भी कहीं भी आप यूपी बिहार कुछ भी लिख सकते हो, है ना। एबनॉर्मल क्या है कि लिटरेसी कम है पर फिर भी सेक्स रेशियो ज़्यादा है, जैसे ट्राइबल एरियाज में। ट्राइबल एरियाज में जो आप देख लो, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें सेक्स रेशियो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अधिक संतानोत्पत्ति होती है, बिकॉज लिटरेसी कम है, और पुत्र या जिस भी प्राप्ति के लिए, है ना, जो अधिक संतानोत्पत्ति होती है और नॉर्मल तरीके, लेकिन उनके पास जेंडर सिलेक्शन की तकनीक नहीं होती है, वो क्षमता नहीं होती है, तो ज़्यादा संतानोत्पत्ति होती है, जिससे लड़कियां ज़्यादा होती हैं और एक पॉजिटिव सेक्स रेशियो आ जाता है। तो ये संबंध आपको लिखना था। इसमें क्या है, अब लोगों ने यहाँ कहानी लिखी और ये सब, तो ये स्पष्टता होनी चाहिए, नहीं क्लैरिटी हम चाहते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण। दोनों टर्मिनोलॉजी आपके सिलेबस में है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो खाद्य प्रसंस्करण में क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स है, जो खाद्यान्न है, वो बहुत जल्दी खराब होते हैं, पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो मांग और आपूर्ति श्रृंखला बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आप देख लो, इसका सबसे सही एग्जाम्पल क्या है कि जब ये
ओनियन, टोमेटो, है ना, जो भी हैं, आलू, टमाटर, प्याज, इनका हर साल अपन देखते हैं कि जब इनकी हार्वेस्टिंग होती है, जब कटाई होती है तो कीमत बहुत नीचे आ जाती है, और जब ये इनका सीजन नहीं होता है तो कीमत ऊपर चली जाती है। तो ये मांग और आपूर्ति श्रृंखला का ही मिसमैनेजमेंट है ये। तो यहाँ पे अपन ये लिख रहे थे, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, बस समझ है। मालवा पठार में मृदा और वनस्पति, नॉर्मल सवाल है, ठीक है, जो आपका सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कहूंगा मैं। मध्य प्रदेश की ऋतुओं पर टिप्पणी कीजिए, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि ऋतुएं आप लिखें। रिकवरी और प्रतिक्रिया में अंतर, ये जरूर आपको सोचना पड़ेगा, और अब तक के रिलेटिवली थोड़ा टफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीजों पर अब इसका बहुत बढ़िया हमने सॉल्यूशन दिया है। भाई रेस्पॉन्स क्या है? तुरंत रेस्पॉन्स क्या है कि चाहे आपदा के दौरान भी, क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्स का उद्देश्य होता है जन धन की हानि न्यूनतम करना, जन धन की हानि न्यूनतम करना, है ना। और रिकवरी का मतलब ये होता है आपदा के बाद, और इसका मतलब होता है कि जनजीवन को सामान्य बनाना। जैसे मान लो उत्तराखंड त्रासदी आई, तो त्रासदी के दौरान कैसे लोगों को बचा पाए, कुछ लोग कहीं फंस गए हों तो उनको बचा पाए, उनके लिए पेयजल, खाद्यान्न, दवाइयाँ, ये सब इसमें, संचार व्यवस्था दुरुस्त करना, ये सब इसमें, कि उस आपदा का कोई और प्रभाव ना पड़ जाए जिससे और हानि हो जाए, ये सब इसमें। और रिकवरी कि वहाँ जनजीवन सामान्य करना, है ना, नॉर्मल ट्रैक पर लाना, आर्थिक, सामाजिक, ये सब, तो वो इसमें आए। और पूरा हमने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में पूरे पॉइंट आपको 6-7 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये बस सिर्फ ये था कि सोचने का, इजी बहुत था। समुदाय की भूमिका, ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कार्टोसेट ओशन सेट में तुलना कीजिए। अब बच्चों ने ये कहा कि सर ये टफ था, अब जबकि ये 2 3 मार्कर हैं, कार्टोसेट खूब 3 मार्कर में तैयार करते हैं अपन, और ओशिनोसेट भी एक 3 मार्कर में अपन तैयार करते हैं। तो 2 3 मार्कर है, आप दोनों को जानते हैं तो बस दोनों को तुलनात्मक रूप में लिख दीजिए। ओशियन का है, सतह का है, किस तरह का वो किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है, क्या क्या विशेषताएं, बस ये। तो ये भी ये क्लेम नहीं कर सकते आप कि ये हमने देखा ही नहीं या ये चीज़ें हमने सुनी नहीं। बस ये जरूर है कि हमने इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया दोनों का, थोड़ा लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, बस ये हमने इसमें बनाया है। भारत में जीआईएस आधारित पहलों को लिखिए, ये क्या इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। किन आधारों पर जलवायु परिवर्तन का दावा किया जाता है? अब देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण लिखवाइए सर, ये खूब आता है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम लिखवाइए सर, ये खूब पूछता है। तो ठीक है भाई, अब तक बहुत लिखवा चुके हम, कारण परिणाम आ रहे हैं नोट्सों में, सीधे सीधे कारण परिणाम है। इनको पढ़ के, ये तो आपने पढ़ा है ना, मान रहे हैं, ये आपने पढ़ा है, कारण परिणाम अभी है। अब परिवर्तन का दावा कैसे किया जाता, मतलब क्योंकि आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन में पहले तो समुदाय, मतलब विश्व के देश यही मानने को तैयार नहीं थे कि जलवायु परिवर्तन है या नहीं है। जैसे जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सब एड्स या सब इनिशिएटिव विड्रॉ कर लिए थे। तो और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, आईएफसीसी की रिपोर्ट, ये इसने सिद्ध किया कि जलवायु परिवर्तन है। जो मौसम की घटनाएं जो बदल रही हैं, कि असमय बारिश हो रही है, चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन रही हैं, जैव विविधता नष्ट हो रही है, नई जैव विविधता बन रही है, उच्च अक्षांश तक तापमान बढ़ रहा है, ध्रुवों पर बर्फ पिघल है। ये साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य हैं जिससे क्लेम किया जाता है कि क्या जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर वो लिखना था, या कारण परिणाम नहीं लिखने थे। बच्चों ने कि सर नहीं कारण परिणाम, और कई ने कारण लिखे। कारण अलग चीज है, पर यह भी कोई ऐसी गहरी चीज नहीं है कि हमने ना देखा हो। जैसे जब कारण लिखे रहते हैं ना,
कि कारण क्या है। जैसे मान लो इसमें कैसे हमने आपके नोट से पूछा है, कारण में क्या लिखा रहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए हैं, तो वही उसी पॉइंट में लिखा रहता है। जैसे देखो कि तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग साक्ष्य हो गया, आधार हो गया। उसमें लिखते हैं हम कि भाई तापमान बढ़ रहा है, तो इससे कि भाई कैसे बढ़ रहा है, देखो ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, तो ध्रुवों पर बर्फ पिघलना साक्ष्य हो गया। अम्ल वर्षा हो रही है ना, नगरों में तापमान बढ़ रहे हैं, घटनाएं वो आपदाएं बढ़ रही हैं, तो फिर एग्जाम्पल देगा, वो एग्जाम्पल साक्ष्य हो गया। तो बहुत रिलेटेड सवाल था, ऐसा नहीं कि बहुत साइड में था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के भूआकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। ये बिल्कुल वैसा जैसा आप चाह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उत्तरी पर्वतीय, मैदान, प्रायद्वीप। ठीक है। मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों के विकास की दशाएं, कि भाई खनिज आधारित उद्योग क्या सिचुएशन है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि यहाँ खनिज आधारित उद्योग विकसित हो सकते हैं, उनका विकास हो सकता है, वो दशाएं बतानी थी यहाँ पर। और उनके उद्योग के विकास और किस तरह से उद्योग हुआ है, वो दशाएं लिखनी थी कि कंडीशंस क्या क्या हैं। जैसे इसमें बुंदेलखंड, इसमें विंध्याचल में जो पत्थर मिलता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, सिंगरौली में जो कोयला मिलता है, बालाघाट में जो मिनरल्स मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दशाएं हैं। ठीक है। यहाँ की कनेक्टिविटी, बाजार, यहाँ का सस्ता श्रम, ये सब दशाएं हैं जो खनिज आधारित उद्योगों में विकसित हो सके। उद्योग नहीं, खनिज आधारित उद्योग। तो ये सब जो खनिज मिलते हैं उनकी सिचुएशन बतानी थी, और उद्योगों का विकास कैसे हुआ है। तो जितने भी आप वो लिखते हो ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, वो यहाँ पे लिखो। पीथमपुर और जो भी अलग अलग बेल्ट्स हैं, वो सब बेल्ट आप यहाँ पर लिखें। बस ये इसमें लिखना था। भारत में आपदा सुभेद्यता पर टिप्पणी कीजिए, डिजास्टर वनरेबिलिटी। अब देखो दो तरह के बच्चे हैं, इसमें मैंने देखा उसमें कॉपीज में तो बच्चों ने क्या लिख दिया कि हाँ साहब वृद्ध बहुत हैं, महिलाएं हैं, बच्चे बहुत हैं, जनसंख्या ही ज़्यादा है, हम तो टॉप पे हैं जनसंख्या में, तो साहब आपदा आएगी ना तो इन सबको दिक्कत होगी, इनकी वनरेबिलिटी है। वो वनरेबिलिटी नहीं पूछी है, इसने पूछा है कि जो भारत है इसके विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी आपदा आने की संभावना है। जैसे तटों पर भाई चक्रवात आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भूकंप संभावित क्षेत्र है। जो मध्य का क्षेत्र है यहाँ भूकंप या सूखा है। फिर जो नदियों वाला क्षेत्र बाढ़ है। तो ऐसे भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किसी न किसी आपदा से ग्रसित होने की संभावना है, सुभेद्यता है। मतलब कोई क्षेत्र है, वह क्षेत्र किसी भी तरह की आपदा से सुरक्षित है। जैसे मालवा सेफ माना जाता था पहले। क्यों? मालवा में भूकंप नहीं आता। क्यों? क्योंकि भाई नीचे बहुत अच्छे से लावा बिछा हुआ है। मालवा में सूखा नहीं पड़ता क्योंकि नदियां खूब हैं। ठीक है। मालवा में उपजाऊ मिट्टी है। तो इस तरह की सुभेद्यता कि मालवा सबसे कम सुभेद्य है, जबकि हिमाचल और ये सब खूब है, भूकंप भी आ जाएगा। ठीक। तो वो सुभेद्यता, और आप जाके देखोगे तो वल्नरेबिलिटी एटलस है भारत की, उसमें क्लियर लिखा है कि कितने कितने % पर क्या क्या, और हमारे आंसर में भी लिखा है। ठीक है, कि कौन से क्षेत्र में क्या आ सकता है। तो ये लिखना था इसमें। सुदूर संवेदन के उपयोग से ग्रामीण विकास और जल संसाधन प्रबंधन के संबंध में लिखिए। अब ग्रामीण विकास और जल संसाधन प्रबंधन, अब हमारे बहुत है सिलेबस में, संसाधन मानचित्रण है, उससे रिलेटेड है ये, है ना।
रिमोट सेंसिंग है ही है। ग्रामीण विकास में बहुत सारे, ग्रामीण विकास क्या, हमारा टॉपिक तैयार नहीं है, खूब तैयार है भाई। ग्रामीण विकास में क्या करना है, मृदा की गुणवत्ता, फसलों की गुणवत्ता, जल क्षेत्र कौन से हैं, है ना, मृदा का हरण, मृदा का जो डिग्रेडेशन है वो किस रेट से हो रहा है, ये सब में रिमोट सेंसिंग हेल्प करता है, सब में रिमोट सेंसिंग हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें थी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारा पूरा ध्यान MPPSC के पेपर पर है, किस तरह का आता है, और उसी संदर्भ में हम लोग बनाते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा अभ्यास आपसे हम इस तरह का चाहते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ प्लस अभ्यास करें, ताकि वहाँ जाके आपको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा सहज महसूस करें। और अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल आकर मुझसे मिल सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपनी चीज़ें बता सकते हैं। पर मैं ये नहीं मानता कि मैं सीधा सीधा प्रश्न दूं, ठीक है, कि भाई सीधे सीधे दूं पूरा ही पेपर, तो वो कोई फिर थोड़ा सा अच्छा परीक्षण नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। हम लोग यहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं आपको, जो एग्ज़ाम होगी उसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए। तो ट्रेनिंग थोड़ी सी हम चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी ठीक हो, सख्त, बस इतना सा है। और वो भी बट रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं कुछ भी वेग सा पूछें, रिलेवेंट हो लेकिन थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रहे, इतना हम चाहते हैं। और बाकी अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके सिलेक्शन में हम जितना हेल्प कर सकें, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम है, उनकी सिचुएशन अलग अलग है, तो हम जितना सहयोग कर सकते हैं वो हम करें। थैंक यू वेरी मच।